सो इनडेफिनिट इंटीग्रल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेफिनिट इंटीग्रल। और इस पूरे वीडियो में डेफिनिट इंटीग्रल बेस्ड ऑन इनडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल की सारी प्रॉपर्टीज और हर एक प्रॉपर्टीज पे जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। बट डेफिनिट इंटीग्रल के वीडियो को देखने से पहले आपको इनडेफिनिट इंटीग्रल आना चाहिए। यदि आपने इनडेफिनिट इंटीग्रल कंप्लीट कर लिया हो देन वी कैन स्टार्ट विद द डेफिनिट इंटीग्रल। देखो, डेफिनिट इंटीग्रल के यदि बेसिक क्वेश्चंस की बात करें, बेसिक्स आइडिया क्या है, तो मैं कह सकता हूं मान लो हमारे पास एक इंटीग्रेशन है a टू b एफ एक्स डी एक्स। डेफिनिट इंटीग्रल का बेसिक आइडिया क्या है, यदि आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो और उस इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दिया गया है तो सबसे पहले आप उस फंक्शन को किसी भी कॉन्सेप्ट से इंटीग्रेट करें और इंटीग्रेट करने के बाद जब ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो आप इसमें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को इस तरह से रिप्रेजेंट करें और सबसे पहले अपर लिमिट को पुट करिए और फिर एक माइनस साइन लगाइए और फिर लोअर लिमिट को पुट करिए। सबसे पहले अपर लिमिट को पुट करिए किसमें, जो इंटीग्रेट हो करके आंसर आया है उसमें, और फिर माइनस साइन और फिर उसमें लोअर लिमिट को पुट करिए। लिमिट का यही कॉन्सेप्ट है। यदि एक एग्जांपल से इस बात को मैं डिस्कस करना चाहूं तो मेरे पास एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 sin x dx और इसको हमें इंटीग्रेट करना है इन द लिमिट 0 टू π/2। सो वी कैन से sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन को बाहर रख सकते हो क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो माइनस कॉस एक्स और लिमिट क्या हो गया 0 टू π/2। आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी कैन पुट द लिमिट, और जब भी आप लिमिट पुट करते हो बहुत केयरफुली, चाहे कोई छोटा या बड़ा कैसा भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले अपर लिमिट को एक ब्रैकेट में रखो, फिर बीच में एक माइनस साइन लगाओ, फिर लोअर लिमिट को पुट करो। तो आप इसमें लिख सकते हो इट कैन बी cos π/2, दिस इज अपर लिमिट। जितने भी x होंगे उन सब में अपर लिमिट पुट करना है और फिर माइनस लोअर लिमिट, इट इज cos 0। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू cos π/2 we can say 0 and cos 0 we can say 1. The final answer will becomes 1, right? सो इस तरह से हम किसी भी डेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। और डेफिनिट इंटीग्रल को इंटीग्रेट करने के लिए इनडेफिनिट में आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो सब अप्लाई करना पड़ सकता है, और जो क्वेश्चन इनडेफिनिट के किसी भी कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं हो पा रहा है उन क्वेश्चन में हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। डेफिनिट इंटीग्रल में एफ एक्स से कैपिटल एफ एक्स तक पहुंचने के लिए आप इंडेफिनिट इंटीग्रल का सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, पार्शियल फ्रैक्शन या स्टैंडर्ड फॉर्म कोई भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। और यदि इनमें से सारा कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है और कोई ऐसा डेफिनिट इंटीग्रल का फंक्शन आपको मिल रहा है जिसको इंडेफिनिट के किसी कॉन्सेप्ट से इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो, इन दैट सिचुएशन वी कैन अप्लाई द प्रॉपर्टी। हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं यदि किसी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर क्वेश्चन आता है तो डेफिनिट इंटीग्रल में उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो था डेफिनिट इंटीग्रल का बेसिक आइडिया। बट यदि कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का कॉन्सेप्ट लग रहा है तो उसमें लिमिट कैसे पुट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इस बात को मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। मेरे पास एक इंटीग्रेशन है जिसमें लिखा हुआ है, फिर से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेता हूँ, 0 टू π/4 एंड tan स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई sec स्क्वायर एक्स dx। आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने डिस्कस किया था कि dx के साथ जो फंक्शन है वो किसका डेरिवेटिव है, वो जिसका डेरिवेटिव है उसको t मान लेना है। तो ds के साथ यहाँ पे sec स्क्वायर x है और यू नो कि sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव है, tan x का डेरिवेटिव है। sec स्क्वायर x इज द डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, tan x। सो वी कैन कंसीडर tan x इक्वल टू t। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का बेसिक आइडिया था। यदि मैं tan x को t मान लेता हूं, लेट tan x इक्वल टू t, और इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x।
जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हो आपको दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी करना पड़ता है। तो tan x का डेरिवेटिव बन गया sec स्क्वायर x और t का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में dt by dx। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट इज sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। सो नाउ दिस इंटीग्रेशन I विल बिकम्स tan स्क्वायर x की जगह मैं t स्क्वायर लिख सकता हूं एंड sec स्क्वायर x dx की जगह मैं dt लिख सकता हूं। अब यहाँ पे एक चैलेंज है, जो इंटीग्रेशन क्वेश्चन में दिया हुआ था वो लिमिट x के लिए था, t के लिए नहीं था। लिमिट क्या था? 0 to π/4। बट 0 to π/4 जो लिमिट दिया गया है वो तब है जब फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x है, बट यहाँ पे फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t बन गया तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया है, इसी सब्स्टिट्यूशन में आप x की जगह पे लोअर लिमिट पुट करके t पता करिए और फिर x की जगह पे अपर लिमिट पुट करके t पता करिए। So when x is equal to 0, we can say t is equal to tan 0 which is 0 and इसी में x की जगह पे यदि मैं अपर लिमिट π/4 पुट करता हूं तो मैं कह सकता हूं t is equal to tan π/4 which is called 1। तो x के लिए लिमिट यदि 0 to π/4 था तो t के लिए लिमिट मिला 0 to 1। लोअर लिमिट के साथ लोअर लिमिट को पुट कर दो एंड अपर के साथ अपर को। तो यहाँ पे हमें लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है। तो व्हेन वी आर अप्लाइंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड इन डेफिनिट इंटीग्रल वी नीड टू चेंज द लिमिट ऑल्सो। नाउ वी कैन इंटीग्रेट। अब आप इंटीग्रेट करिए, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया t to the power 3 divided by 3 and it can be written as 0 to 1, right? अब इंटीग्रेट हो चुका है, 1/3 कांस्टेंट को बाहर लो और TQ में लिमिट पुट कर दो। अपर लिमिट 1 to the power 3 minus lower limit 0 to the power 3। 1 to the power 3 becomes 1। The final answer is 1/3। So we got the answer which is 1/3, right? तो ये मैंने आपको बताया कि जब डेफिनेट इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन मेथड में अप्लाई करना है तो कैसे करोगे। तो ये तो मैंने आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बताया क्वेश्चन, और इसी तरह से डेफिनेट इंटीग्रल का बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंडेफिनिट इंटीग्रल आप कर सकते हो। बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर भी आप पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, और उसके बाद हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल पे जितने भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं 1 by 1 लेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है उसको एक बार देखते हैं, उसके बाद उसके एप्लीकेशन देखेंगे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसको तभी अप्लाई करोगे जब कोई डेफिनेट इंटीग्रल इनडेफिनिट के किसी भी कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx, इसको हम कहते हैं वेरिएबल चेंजिंग प्रॉपर्टी। वेरिएबल चेंजिंग प्रॉपर्टी कहता है कि आप यदि किसी इंटीग्रेशन को a to b fx dx इंटीग्रेट कर रहे हो, यदि आप यहां पर a to b ft dt भी ले लेते हो तो इंटीग्रेशन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर होता है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और इसमें हम कभी भी प्लस सी नहीं लेते हैं जैसे हम इंडेफिनिट इंटीग्रल में ले रहे थे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यदि मैं वेरिएबल को चेंज भी कर दूं तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा था इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, देखो अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में क्या लिया था, यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिया था इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। यदि मैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन टी डी टी भी लेता तो क्या फर्क पड़ता आंसर पे, फाइनल आंसर फिर से सेम आता। यदि मैं साइन यू डी यू लेता तब भी सेम आता। मतलब हम यदि वेरिएबल को चेंज करें तो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज द फर्स्ट एंड द बेसिक प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, यदि कभी आप लिमिट को इंटरचेंज करना चाहो, कई जगह पे इसकी जरूरत पड़ जाएगी जब हम बहुत लेंदी क्वेश्चन करेंगे, प्रॉपर्टीज पे आएंगे तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हमें लिमिट को इंटरचेंज करने की जरूरत होगी, अपर लिमिट को लोअर की जगह एंड लोअर को अपर की जगह। तो जब आप लिमिट को इंटरचेंज करोगे ना तो इंटीग्रेशन के आगे आपको माइनस साइन लेना पड़ेगा एंड लोअर लिमिट अपर लिमिट के साथ इंटरचेंज हो जाएगा। दिस इज द सेकेंड बेसिक प्रॉपर्टी। तो ये दो प्रॉपर्टी बहुत बेसिक है, इसका एप्लीकेशन बहुत रेयर होता है।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 3. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ज्यादातर क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन या अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर है, उन सभी क्वेश्चन को हम प्रॉपर्टी 3 से ही सॉल्व करते हैं. एंड प्रॉपर्टी 3 कहता है इट इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स. आप इस प्रॉपर्टी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से डेराइव भी कर सकते हो. और इसी प्रॉपर्टी को यदि मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूं तो मैं यदि लोअर लिमिट को 0 लेता हूं तो 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स. आप इसको अपने नोटबुक पर जरूर नोट करो. एंड नोट करने के बाद मैं जब एप्लीकेशन कराऊंगा तो वहां से नोटबुक को देख के देखना कि हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं. इसलिए आप वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लिया करो. ठीक है. तो प्रॉपर्टी 3 को मैंने दो तरीके से लिखा. एक वो जिसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों नॉन जीरो है, एंड दूसरा जिसमें हमने लोअर लिमिट को 0 लिया है. आइडिया सेम है. जिसमें लोअर लिमिट को 0 ले रहे हैं इसमें भी 0 प्लस ए माइनस एक्स था रहा, फिर 0 लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधा ए माइनस एक्स लिख सकते हैं. ठीक है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड मोस्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू टाइप ऑफ फंक्शन में हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं. कब? जब हम इंडेफिनिट के किसी कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं. अलजेब्रिक फंक्शन, लोगरिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, ये 3 तरह के क्वेश्चन में हम इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. एंड इसके बाद हमारे पास आता है प्रॉपर्टी नंबर 4. प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि आप किसी इंटीग्रेशन को कई पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो. कब स्प्लिट कर सकते हो? जब आपका लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के बीच में कुछ वैल्यूज हो. ठीक है. तो ए टू बी हो गया, इसको सी डी कुछ भी ले सकते हो. 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू भी पॉसिबल है, एक वैल्यू भी पॉसिबल है बीच में. तो जब कभी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के बीच में और भी कई सारी वैल्यूज है तो आप इनको अलग अलग इंटीग्रेशन में स्प्लिट कर सकते हो. और इसका एप्लीकेशन मॉडुलस फंक्शन के डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने में होता है. इसके बारे में बात करेंगे हम. तो आप इसको ए टू सी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो एंड प्लस सी टू डी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो एंड प्लस डी टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो. इंडेफिनिट इंटीग्रल में हमने मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व नहीं किया था और मॉडुलस फंक्शन को इंडेफिनिट में सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है. बट इन डेफिनिट इंटीग्रल जहां पे लिमिट दिया गया है वहां पे हम मॉडुलस फंक्शन को भी इंटीग्रेट कर पाएंगे. एंड मॉडुलस फंक्शन के इंटीग्रेशन के लिए हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे. जब मैं क्वेश्चन पे आऊंगा तब आपको बताऊंगा कि इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है. तो प्रॉपर्टी 3 एंड प्रॉपर्टी 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी 3 कहां पे अप्लाई होगा आपने देखा, प्रॉपर्टी 4 कहां पे अप्लाई होगा. अब मैं बात करता हूं प्रॉपर्टी 5 के बारे में. प्रॉपर्टी 5 उन क्वेश्चन में एप्लीकेबल होता है जहां पे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन अपोजिट है. सुनो, प्रॉपर्टी 5 उन क्वेश्चन में एप्लीकेबल है जहां पर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन अपोजिट है. जैसे -1 to 1, -2 to 2, -π/2 to π/2, -π/4 to π/4. इस तरह के क्वेश्चन में हम प्रॉपर्टी 5 को यूज करते हैं. जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको चेक करना पड़ता है कि आपका जो फंक्शन एफ एक्स है वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है. यदि ये ऑड फंक्शन हो गया तो इसका इंटीग्रेशन 0 होता है. यदि ये ऑड फंक्शन हुआ तो इसका इंटीग्रेशन 0 होता है. और यदि इवन फंक्शन हुआ तो इसका इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होता है. कब? इवन फंक्शन के केस में. ठीक है. सो ऑड फंक्शन के केस में ये 0 है और इवन फंक्शन के केस में 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स है. अब ये ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन को चेक कैसे किया जाता है?
तो ऑड फंक्शन को चेक करने के लिए आपको f माइनस एक्स पता करना है। यदि f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आया, यदि f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आया तो ये फंक्शन ऑड फंक्शन होगा, और यदि f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आया तो ये फंक्शन इवन फंक्शन होगा। यदि f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आया तो ये ऑड फंक्शन है, और f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ गया तो ये फंक्शन इवन फंक्शन है। तो ये ऑड एंड इवन फंक्शन की बात थी, और ये तभी चेक करोगे जब लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का मैग्नीट्यूड सेम और साइन अपोजिट है। दिस इज प्रॉपर्टी 5। एंड एक लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है प्रॉपर्टी 6, जो कि रेयरली यूज प्रॉपर्टी है। बहुत रेयरली इसको यूज करते हैं। जब भी किसी क्वेश्चन में 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स होता है तो यहां पर भी दो कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन है कि ये 0 आएगा। ये 0 कब आता है? जब f 2a माइनस एक्स अपर लिमिट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है, और यदि किसी क्वेश्चन में f 2a माइनस एक्स जो है वो प्लस एफ एक्स के इक्वल है, इन दिस सिचुएशन वी कैन से इट इज 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 6। तो ये हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा नोटबुक के ऊपर। अब मैं आपको इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन बताऊंगा। पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन ये, जब भी आप किसी डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन को देखते हो, सबसे पहले सोचिए क्या इसको बिना प्रॉपर्टीज के सॉल्व करना पॉसिबल है? क्या ये इंडेफिनिट इंटीग्रल के किसी भी कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो सकता है? चेक करो पहले। यस, मैंने देखा यहाँ पे न्यूमरेटर sin x dx है और जो कि डिनोमिनेटर cos x का डेरिवेटिव है, तो इसको हम इंडेफिनिट के सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज तभी सोचेंगे जब ये इंडेफिनिट के किसी भी कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक बेसिक क्वेश्चन है। आप लिख सकते हो लेट cos x इक्वल टू t, देन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, देन cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। Therefore integration I will becomes minus sin x dx तो dt बन गया and cos x t बन गया, तो it is 1 by 1 plus t square dt। मैंने आपको यह भी कहा था कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। जल्दीबाजी मत करो, जल्दीबाजी मत करो। कई बार हम जल्दीबाजी में उसी लिमिट को लिख देते हैं। नहीं नहीं नहीं, लिमिट को चेंज करो, लिमिट को चेंज करो। तो हमने जहां पे सब्स्टिट्यूशन लगाया था वहीं पे मैं लिखता हूं एज x इज इक्वल टू लोअर लिमिट 0। यदि मैं x की जगह 0 पुट करता हूं, यू नो cos 0 की वैल्यू क्या है? 1। और दूसरा एज x इज इक्वल टू पाई बाई 2। यदि मैं cos पाई बाई 2 पता करता हूं तो cos पाई बाई 2 क्या है? 0। ठीक है, सो लोअर लिमिट हमारे पास 1 आ गया और अपर लिमिट 0 आ। हाँ, लोअर लिमिट बड़ा अपर लिमिट छोटा भी हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नाउ 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है? tan इनवर्स टी। तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस tan इनवर्स टी, और t में ही हम लिमिट पुट कर देंगे। तो सबसे पहले अपर लिमिट इट इज tan इनवर्स 0 एंड माइनस इट इज tan इनवर्स 1। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड माइनस tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या है? 0, एंड tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है? माइनस पाई बाई 4। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? पाई बाई 4। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, साइन टू द पावर 4x बाई साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, इसको हम इंडेफिनिट के किसी भी कॉन्सेप्ट से इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। आप ट्राई करके देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जनरली क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे? dx के साथ डेरिवेटिव लाने का ट्राई करते थे।
यहाँ पे ds के साथ डेरिवेटिव नहीं आ सकता। यदि इसी क्वेश्चन में 1 बाई साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x होता तो हम कॉस टू द पावर 4x से डिवाइड करके इसको ला सकते थे किस फॉर्म में, सब्स्टिट्यूशन मेथड के फॉर्म में, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या कहा, जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन या लोगरिथमिक फंक्शन में इनडेफिनिट के कॉन्सेप्ट से डेफिनिट सॉल्व नहीं हो पा रहा है, इन दिस सिचुएशन वी कैन अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 3। अब नोटबुक पे चेक करिए कि प्रॉपर्टी 3 क्या था। मैं अप्लाई करता हूँ। प्रॉपर्टी 3 क्या था, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ आई, इंटीग्रेशन आई। ठीक है, अब इंटीग्रेशन आई को मैं लिख सकता हूँ 0 टू पाई बाई 2। हमने कहा जितने भी एफ एक्स हैं उस सबको एफ ए माइनस एक्स लिख दो। ओके, तो सभी एक्स की जगह पे मैं पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख देता हूँ, साइन टू द पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cos to the power 4 pi by 2 minus x dx. So integration I will become, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। जो मैं लॉजिक्स बोल रहा होता हूँ ना, आप इसको ध्यान दिया करो, क्वेश्चन के पीछे मत भागो। आप ध्यान दो कि मैं कह क्या रहा हूँ, कौन से सिचुएशन में क्या करने के लिए कह रहा हूँ। जरूरत पड़े, कुछ इंपॉर्टेंट बात लगे तो अपने लैंग्वेज में उसका नोट्स बनाया करो, यही आपको रिविजन्स में काम आएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है एंड कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई cos टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x। ये क्या हो गया, प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्वेश्चन जैसा पहले था वैसे ही रह गया। देखो, दो तरह की सिचुएशन बनेगी जब भी आप प्रॉपर्टी 3 लगाओगे। तो पहली बात तो ये हो सकती है कि प्रॉपर्टी 3 लगाने के बाद ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाए। दूसरा, यदि ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है और आपने प्रॉपर्टी 3 लगा दी, तो आपका जो प्रॉपर्टी 3 लगाने के पहले का इक्वेशन था एंड प्रॉपर्टी 3 लगाने के बाद का इक्वेशन है, उसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे आपने लगाई है प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 लगाने के पहले का जो स्टेप था एंड प्रॉपर्टी 3 लगाने के बाद का जो स्टेप है, इन दोनों स्टेप को ऐड करना पड़ेगा। कब, जब ये सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है। सो वी कैन ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करिए। जो ऐड करोगे तो i प्लस आई क्या बनेगा, 2i। मुझे i ही पता करना है और ये बन गया 0 टू पाई बाई 2। यदि आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हो तो इनका डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर क्या है, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। यदि डिनोमिनेटर सेम है तो मैं न्यूमरेटर को ऐड कर सकता हूँ। यस, तो साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। मजा आ गया, ये तो सिंप्लीफाई हुआ कैंसिल हो गया है, ये तो पूरा टर्म ही कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल आ गया। इंटरेस्टिंग। 2i कैन बी रिटन एज 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 1 dx। सो i कैन बी रिटन एज 1 बाई 2। ये 2 को इधर ले आओ और 1 का इंटीग्रेशन क्या बन गया जी, 1 का इंटीग्रेशन बन गया x, 0 टू पाई बाई 2। बहुत छोटा सा इंटीग्रेशन हो गया ये। अब हम लिमिट पुट कर दें तो इट इज पाई बाई 2 माइनस 0। तो फाइनल आंसर वी कैन से पाई बाई 4। तो आपने देखा यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया। जब भी आप प्रॉपर्टी 3 लगाते हो, यदि फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाया तो प्रॉपर्टी लगाने के पहले इक्वेशन 1 एंड प्रॉपर्टी लगाने के बाद इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे, डेफिनेटली सिंप्लीफाई हो जाएगा। प्रॉपर्टी 3 के जितने भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं वो मैं सब आपको एक लाइन से बताता हूँ। उसके बाद हम प्रॉपर्टी 4 के एप्लीकेशन पे आएंगे। देखिए प्रॉपर्टी 3 का एप्लीकेशन। अब मेरे पास एक लोगरिथमिक फंक्शन है। इस लोगरिथमिक फंक्शन को इंडेफिनिट से सॉल्व करना मुश्किल है क्योंकि इसमें सेकेंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो मैंने क्या कहा था, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लोगरिथमिक में आप प्रॉपर्टी 3 लगा सकते हो। नाउ इन दिस क्वेश्चन दिस इज इक्वेशन 1 एंड वी आर अप्लाइंग प्रॉपर्टी 3। यदि मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी 3 लगाता हूँ तो ये इंटीग्रेशन बन जाता है i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स।
थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ जाएगा इसको। तो tan पाई 4 माइनस एक्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इट इज log 1 प्लस tan पाई 4 माइनस थीटा होता है 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। आप यहाँ पर tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर रहे हो और इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो। तो पहले मैं पूरा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, फिर देखते हैं कि सिंप्लीफाई हो पाया कि नहीं हो पाएगा तो इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे। एलसीएम लो, 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x dx। so tan x और tan x कैंसिल हो गया। दिस इज कॉल्ड 0 to पाई बाई 4 log 2 बाई 1 प्लस tan x dx। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो आप देख रहे हो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में आप देख सकते हो कि ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाया, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। प्रॉपर्टी 3 जब भी लगती है तो आप इसको ऐड करते हो। सो वी आर एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आप इन दोनों इक्वेशन को जरा ऐड करिए और ऐड करके देखिए, ये बन जाता है 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 4 log 1 plus tan x and plus log 2 by 1 plus tan x dx। सो आई कैन बी रिटन एज 1 बाई 2, 2 इधर आ गया। अब देखो किसी दो लोगरिथमिक फंक्शन को यदि आप ऐड करते हो तो हमने पढ़ा था कि हम इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग की प्रॉपर्टी है log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। जब भी किसी दो लोगरिथमिक फंक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। तो एडिशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो लॉग की अंदर का जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से। तो ये बन जाता है log 1 प्लस tan x मल्टीप्लाई 2 बाई 1 प्लस tan x dx। ठीक है, सो दिस इज 1 बाई 2। अब ये 1 प्लस tan x कैंसिल हो गया, 1 प्लस tan x कैंसिल हो गया और ये बन गया 0 to पाई बाई 4 एंड दिस इज कॉल्ड log 2 dx। सो इट इज 1 बाई 2 log 2। log 2 एक कांस्टेंट है जिसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। 1 बाई 2 log 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 1 dx। ठीक है, देखा आपने, log 2 कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेट थोड़ी करेंगे, बाहर आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन तो एक लाइन का है, छोटा सा इंटीग्रेशन है। सो वी कैन से 1 बाई 2 log 2 और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, और इसमें मैं लिमिट पुट कर दूंगा पाई बाई 4। तो अल्टीमेटली ये बनेगा 1 बाई 2 log 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 4 minus 0। So ultimately the answer will be, we can say pi by 8 log 2। ये आपका आंसर हो गया। सो फाइनल आंसर वी कैन से पाई बाई 8 log 2। ठीक है जी, तो ये आपने देखा लोगरिथमिक फंक्शन का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं। अब ये देखो मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जैसे आप देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक है तो क्या सोचोगे, प्रॉपर्टी 3। यस, वी कैन थिंक अबाउट प्रॉपर्टी 3 इन दिस। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, एंड यदि मैं प्रॉपर्टी 3 लगाता हूं तो जितने भी x हैं वो पाई बाई 2 माइनस एक्स बन जाएंगे। देखते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। तो जितने भी x थे वो पाई बाई 2 माइनस एक्स बन गए, क्योंकि प्रॉपर्टी 3 कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स। ए का मतलब पाई बाई 2 है यहाँ पे। सो आई कैन ऑल्सो बी रिटन है 0 to पाई बाई 2। इन सब में साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा एंड कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दो तो ये बनता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस
cos x मल्टीप्लाई sin x dx। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, ऐड करो, यही तो कर रहे थे ना हम लोग, ऐड करिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो व्हेन वी आर एडिंग बोथ द इक्वेशन इट इज 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। अब इन दोनों को ऐड करना बहुत आसान है क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ओके, सो वी कैन से डिनोमिनेटर सेम 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स। तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो, न्यूमरेटर बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इंटरेस्टिंग, पूरा कैंसिल हो गया। सी द न्यूमरेटर, सी द न्यूमरेटर, sin x is cancel with minus sin x and cos x is cancel with minus cos x। पूरा कैंसिल हो गया, अरे पूरा कैंसिल हो गया, क्या बात है, कुछ बचा ही नहीं, इंटीग्रेशन पूरा कैंसिल हो गया। जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग बिकम जीरो, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, 0/2 बिकम जीरो। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पर कि आपने प्रॉपर्टी 3 लगाया, सारा कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, जीरो बचा, तो सीधा आंसर जीरो लिख दो, और कुछ सिंप्लीफिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें। ठीक है जी, तो ये देखा आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और बताता हूं, सुनो, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक एंड अलजेब्रिक कंबाइंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। दिस इज अ 5 स्टार क्वेश्चन, दिस इज अ 5 स्टार क्वेश्चन। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में अलजेब्रिक फंक्शन भी ट्रिग्नोमेट्री के साथ आ रहा है। यदि x नहीं होता तो बहुत आसान था, यदि x नहीं होता ना, किसके साथ, tan x के साथ, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक था, बहुत इजीली हम इसको इंटीग्रेट कर सकते थे। तो x की वजह से दिक्कत आ रही है, तो इस x को यहां से हटाने के लिए ही हम प्रॉपर्टी 3 यूज करते हैं। अगेन वी कैन अप्लाई प्रॉपर्टी 3। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, यूज प्रॉपर्टी 3। फिर से आप इसमें प्रॉपर्टी 3 लगाइए। यदि प्रॉपर्टी 3 लगाते हो, इट इज 0 टू पाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई tan पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई sec पाई माइनस एक्स एंड प्लस tan पाई माइनस एक्स dx। तो ये बन जाता है i इक्वल टू 0 टू पाई एंड पाई माइनस एक्स। You know tan pi minus theta is equal minus tan theta. Yes, it is minus tan theta. तो minus tan x हो गया divided by sec pi minus theta is also minus sec theta and tan pi minus theta is also minus tan theta। तो आप इन सब में यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर देते हो तो ये बनता है पाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई टैन एक्स एंड डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस टैन एक्स। हमने माइनस साइन को कैंसिल कर दिया, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब जब दो इक्वेशन बनता है तो हम दोनों को क्या करते हैं, ऐड। इफ वी आर एडिंग बोथ द इक्वेशन, द 2i विल बिकम्स, डिनोमिनेटर सेम हो गया, इट इज कॉल्ड sec x प्लस tan x। और न्यूमरेटर को ऐड करने के लिए मैं tan x को कॉमन लूंगा। जब tan x को कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, x प्लस पाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई टैन एक्स। टैन एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, ये x कैंसिल हो गया। सो आई कैन बी रिटन एज पाई बाई 2, पाई बाहर आ गया और ये बना टैन एक्स। पाई को हमने बाहर लिया क्योंकि पाई कांस्टेंट है, 1 सेक एक्स प्लस टैन एक्स। तो मैंने एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताई कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ x आता है, और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आपको मिलेगा, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ x होगा, उस x को हटाने के लिए आप प्रॉपर्टी 3 यूज कर सकते हो। और जब x हट गया, अब ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया, ये इंटीग्रेट करना आपको आता है। तो हमने क्लास 10th में भी ये बात पढ़ी थी कि sec x प्लस tan x जब भी आता है, इसको sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 हो जाएगा, बिकॉज यू नो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप देखिए, लिमिट 0 टू पाई भी लिखते हैं इसमें, 0 टू पाई। तो आप देख सकते हो इट इज पाई बाई 2, 0 टू पाई एंड टैन एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस टैन एक्स मल्टीप्लाई सेक एक्स
माइनस tan x बाई sec x माइनस tan x। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि डिनोमिनेटर में आप यदि a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाओगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 बन जाएगा। अब देखिए न्यूमरेटर को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, डिनोमिनेटर बन गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स, एंड यू नो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इज 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 मल्टीप्लाई 0 टू पाई सेक एक्स टैन एक्स, जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है, और टैन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखना पड़ता है हमें। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हुआ। नाउ वी कैन इंटीग्रेट, इट इज पाई बाई 2 मल्टीप्लाई सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, सेक एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, टैन एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स, और लिमिट क्या हो गया 0 टू पाई। यू नो हाउ टू पुट द लिमिट, तो लिमिट पुट करो अपर लिमिट और फिर माइनस लोअर लिमिट, वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब हमारे पास प्रॉपर्टी 4 का क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी 3 पे डिफरेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अलजेब्रिक बताया मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड अलजेब्रिक विद ट्रिग्नोमेट्रिक। अब मैं आपको बता रहा हूं प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 मॉडुलस फंक्शन के बारे में जब भी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहली बात आप एक नंबर लाइन बनाओगे। जब भी आप किसी मॉडुलस फंक्शन को देखते हो, उस इंटीग्रेशन के लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में एक नंबर लाइन बनाओ, और इस नंबर लाइन में उसके बीच में कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो जो कि मॉडुलस फंक्शन का जीरोज है। तो मॉडुलस फंक्शन के अंदर क्या है, x माइनस 5, एक्स माइनस 5 को जीरो से इक्वेट करो, x की वैल्यू क्या आ रही है 5, इसका मतलब इसके बीच में एक 0.5 आएगा। अब आपको चेक करना है कि 2 से 5 के बीच में यदि कोई भी एक वैल्यू पुट करें तो ये मॉडुलस फंक्शन के अंदर का वैल्यू पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है। यदि मैं 2 से 5 के बीच में 3 पुट करता हूं x की जगह पे, तो 3 माइनस 5 क्या आ रहा है, निगेटिव, तो ये हो गया निगेटिव। और 5 से 8 के बीच में यदि मैं 7 पुट करता हूं तो x की जगह पे 7 पुट करो, 7 माइनस 5 क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो आपको चेक करना है कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर की वैल्यू उस इंटरवल में निगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है, और निगेटिव आ रही है तो मॉड हटा के उस इंटरवल में निगेटिव साइन लेंगे, और पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव साइन लेंगे। तो अल्टीमेटली आपका जो इंटीग्रेशन आई बनेगा वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। पहला पार्ट होगा 2 to 5 और मॉड हटा के माइनस साइन लो, तो ये माइनस ऑफ x माइनस 5 dx हो गया, एंड प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन, नंबर लाइन को देखो आपके पास है 5 to 8, और यहां पे साइन क्या है, पॉजिटिव, तो मॉड हटा करके आपको पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा, x माइनस 5 dx। तो आप देख सकते हो इट इज माइनस, और x की जगह x को इंटीग्रेट करें x स्क्वायर बाई 2, और 5 को इंटीग्रेट करें इट इज 5x, लिमिट क्या हो गया 2 to 5, प्लस इट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x, और लिमिट क्या हो गया 5 to 8। इस तरह के क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होता है, इसलिए लिमिट को बहुत केयरफुली पुट करो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करना है, ये हो गया 25 बाई 2 माइनस 25, माइनस लोअर लिमिट करो 2 स्क्वायर 4 बाई 2 2, एंड प्लस 5 2 जा 10। मैंने एक ही बार में किया, आप चाहो तो ब्रैकेट के अंदर अपर लिमिट, फिर माइनस साइन, फिर दूसरे ब्रैकेट में लोअर लिमिट करो। ऐसा करने से आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा और इसमें गलती नहीं होगी। यहाँ पर भी आप अपर लिमिट पुट करिए, 8 स्क्वायर 64 बाई 2 इज 32, माइनस 8 5 जा 40, ऐसा करो, ये अपर लिमिट करो, फिर माइनस लगाओ, फिर लोअर लिमिट करो, इट इज 25 बाई 2 माइनस 25, और ब्रैकेट हटा करके और फिर पूरा सिंप्लीफिकेशन करो। अब इस सिंप्लीफिकेशन मेरी हेल्प की जरूरत नहीं, आप खुद से कर सकते हो। सिंप्लीफाई करके इसके फाइनल आंसर तक पहुंचो। तो आपने देखा कि मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चन में नंबर लाइन कैसे बनाना है और डेफिनेट इंटीग्रल को डिफरेंट पार्ट में स्प्लिट कैसे करना है। ठीक है, और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। अब मेरे पास कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जहां पे मॉडुलस फंक्शन के अंदर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जहां पर कि मॉडुलस के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, देखो यहां पर भी सबसे पहला काम, एक काम करते हैं, मॉडुलस फंक्शन के अंदर को फैक्टराइज करते हैं।
यदि मैं यहाँ पर x कॉमन लेता हूँ तो ये क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और सिंप्लीफाई करता हूँ -1 to 2 मॉडुलस फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन को मैं x -1 मल्टीप्लाई x प्लस वन भी लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो इस नंबर लाइन के ऊपर क्या क्या पॉइंट लोगे। सबसे पहला लोअर लिमिट -1 एंड अपर लिमिट 2। लोअर लिमिट से लेकर के अपर लिमिट के बीच में आप क्या क्या वैल्यू ले सकते हो, तो आपके पास मॉडुलस फंक्शन के अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको जीरो से इक्वेट करो। x इक्वल टू जीरो, ओके, तो जीरो आ गया। x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन आ गया। x प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन आ गया, जो कि पहले से नंबर लाइन पे है। तो आपने देखा जब भी किसी क्वेश्चन में मॉडुलस के अंदर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक फंक्शन है तो जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी फैक्टर को जीरो से इक्वेट करके जितने भी पॉइंट्स मिल रहे हैं उस सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। और अब इस इंटीग्रेशन को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और हर एक पार्ट में आपको पूरा मॉडुलस फंक्शन में x की जगह पे वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा कि पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। तो ये काम आप रफ में कर सकते हो। सबसे पहले मैं -1 से 0 के बीच में -1/2 लेता हूँ x की जगह पे। यदि मैं x की जगह पे -1/2 लेता हूँ, रफ में देखो, -1/2 लिया, -1/2 -1 और -1/2 +1। ठीक है, तो इट इज -1/2 मल्टीप्लाई -3/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये माइनस माइनस निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव 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 हो गया अल्टीमेटली। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह से आप 0 से 1 के बीच में यदि x की जगह 1/2 लेते हो तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव क्या आ जाता है, निगेटिव। यदि आप 1 से 2 के बीच में 1.5 लेते हो तो पॉजिटिव 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 क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। समझ में आ रही बात। इस इंटीग्रेशन को अब नंबर लाइन को देखते हुए तीन पार्ट में स्प्लिट करो। तो इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट होगा -1 to 0 और साइन मॉड हटा के पॉजिटिव लो, इट इज x³ - x dx माइनस 0 to 1 नेगेटिव साइन लिया हमने और ये हो गया x³ - x dx। और तीसरा हो गया इंटीग्रेशन 1 to 2 और पॉजिटिव साइन x³ - x dx। इंटीग्रेशन आपको पता है अलजेब्रिक फंक्शन, छोटा सा इंटीग्रेशन x³ का इंटीग्रेशन x⁴ 4/4 और x का इंटीग्रेशन x²/2। लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर दो। लिमिट पुट करना चैलेंजिंग है और यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, इसलिए केयरफुली पहले फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर अपर लिमिट पुट करो, माइनस लो सेकंड ब्रैकेट के अंदर लोअर लिमिट और फिर उसको सिंप्लीफाई करो। थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन को बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ केयरफुली करना है। ठीक है जी, तो मैंने आपको बताया मॉडुलस फंक्शन क्वेश्चन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडुलस फंक्शन में मैं बता रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका लॉजिक समझो क्या है। यदि इस इंटीग्रेशन को तीन पार्ट में कर लें तब तो पता ही आपको कैसे होगा ये। यदि हम इस इंटीग्रेशन को तीन पार्ट में कर लें, तीन इंटीग्रेशन बना लें, बना सकते हैं ना। ये देखो 1 to 4 मॉड x - 1 dx, दूसरा इंटीग्रेशन 1 to 4 मॉड x - 2 dx और तीसरा इंटीग्रेशन 1 to 4 मॉड x - 4 dx। तो जिस तरह से मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया था आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर एक इंटीग्रेशन में पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो, कई मॉडुलस फंक्शन में सिर्फ पॉजिटिव भी हो सकता है। यदि मैं यहाँ पे 1 to 4 का एक नंबर लाइन बनाता तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं आता, क्योंकि x - 1 = 0 x = 1 पहले से नंबर लाइन पे है। तो सिर्फ 1 से 4 के बीच में पुट करो तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर एक ही इंटीग्रेशन बनेगा पॉजिटिव 1 to 4 मॉड हट जाएगा और ये x - 1 dx हो जाएगा। प्लस यहाँ पे यदि आप नंबर लाइन बनाते 1 to 4 तो इसके बीच में एक पॉइंट 2 आता, तो 1 से 2 के बीच में यदि मैं 1.5 पुट करता हूँ तो ये नेगेटिव आता है। यदि 2 से 4 के बीच में 3 पुट करता हूँ तो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, एक तो 1 to 4 नेगेटिव x - 2 dx एंड प्लस 2 to 4 पॉजिटिव x - 2 dx।
ठीक है। तीसरा हमारे पास 1 to 4 है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव 1 to 4 और x -4 dx, इन सबको इंटीग्रेट करोगे और लिमिट पुट कर दोगे। बहुत लेंदी इंटीग्रेशन होता है ये, और यहाँ पर इंटीग्रेशन तो आसान है, लिमिट पुट करने में कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है। फ्रैक्शन एडिशन, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगता है। x² 2 -2x इट इज 1 to 4 प्लस कैलकुलेशन पे जरूर मेहनत करिए। कैलकुलेशन करोगे तो स्पीड बढ़ेगी, आप जब एग्जाम्स में लिखने जाओगे तो आपका स्पीड अच्छा होगा, इसलिए कैलकुलेशन पे मेहनत किया करो। ऐसा मत सोचो कि इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, नो नो नो, मेहनत करिए। सो अब इन सभी में पहले एक ब्रैकेट के अंदर अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर दूसरे ब्रैकेट में लोअर लिमिट, और पूरा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखो मॉडुलस फंक्शन के ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रॉपर्टी 5 के ऊपर है, वो ऑड एंड इवन फंक्शन के ऊपर है। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड सेम और साइन अपोजिट इस तरह का सिचुएशन बनता है तो आप ऑड इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट को यूज करते हो। अब मैं यदि फर्स्ट क्वेश्चन को देखता हूं, इसमें ये हमारे पास है -π/2 to π/2 और फंक्शन हमारे पास है sin² x dx, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा सिंस fx = sin² x, और मैं यहां पे f-x पता करूंगा, तो f-x होगा sin² - x, इसको मैं -sin x² दिस इज sin² x हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव हो या पॉजिटिव, स्क्वायर है ना तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बन गया क्या, fx। कैसा फंक्शन हो गया, इवन। और इवन फंक्शन के केस में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इसको आप 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 sin² x dx लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगाया, कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5 जो आपने अभी नोट किया था, ठीक है। नाउ अब इसको इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट से इंटीग्रेट कर लो। sin² x को हमने कहा था कि आप इसको 1 - cos 2x / 2 ले सकते हो। यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया। नाउ वी कैन इंटीग्रेट, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x / 2, लिमिट क्या हो गया, 0 to π/2। सो दिस इज कॉल्ड π/2, अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, माइनस sin 2 × π/2 sin π/2 -0 -0, तो sin π की वैल्यू 0 आती है। फाइनल आंसर हो गया π/2, फाइनली इट इज π/2 ओनली, ठीक है, क्योंकि sin π की वैल्यू क्या है, 0 है। डन, ये इवन फंक्शन था। सेकंड क्वेश्चन जो आप देख रहे हो यहाँ पर, इसमें लिखा हुआ है -π/2 to π/2 एंड sin to the power 7x dx। इसमें यदि आप fx को sin to the power 7x लेते हो और f-x पता करते हो, तो ये sin to the power 7 of -x होता है। यदि आप किसी भी निगेटिव साइन के ऊपर पावर ऑड लगाते हो तो ये निगेटिव साइन बाहर आ जाता है, ये -sin to the power 7x होगा, जिसको हम -fx कर सकते हो, और ये एक ऑड फंक्शन है। एंड इन ऑड फंक्शन वी कैन से दिस इंटीग्रेशन इज 0। सो ऑड फंक्शन के केस में इंटीग्रेशन क्या था, 0, और इवन फंक्शन के केस में 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx। तो मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन बताया, ये प्रॉपर्टी 5 का एप्लीकेशन था, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। देखो प्रॉपर्टी 1, 2 इसका एप्लीकेशन बहुत रेयर होता है। प्रॉपर्टी 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ज्यादातर क्वेश्चन में अप्लाई होता है। प्रॉपर्टी 4 मॉडुलस फंक्शन में यूज करते हैं। प्रॉपर्टी 5 ऑड एंड इवन फंक्शन में अप्लाई करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसमें हम प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी 6 का एप्लीकेशन बहुत रेयर होता है। कब होता है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, यहां पर हम सबसे पहले प्रॉपर्टी 3 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये लोगरिथमिक है। ये एक लेंदी क्वेश्चन हो सकता है और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ 7-स्टार क्वेश्चन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। ध्यान से सुनिएगा, log sin x dx, ठीक है। सबसे पहली बात, ये एक लोगरिथमिक फंक्शन है, तो डेफिनेटली यहां पे प्रॉपर्टी 3 यूज करना पड़ेगा। करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है।
यदि मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी 3 यूज करता हूँ तो ये बनता है 0 to π/2 log sin π/2 minus x dx। सो ये बन गया I इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin π/2 माइनस थीटा क्या हो गया cos थीटा, ये log cos x dx हो गया। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। सो log sin x एंड log cos x, दो इक्वेशन बना। अब इन दोनों को क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। ऐड करो, थोड़े बहुत ट्रिकी है ये क्वेश्चन, आप बड़े ध्यान से देखिएगा कौन सा स्टेप मैं क्यों यूज कर रहा हूं, उसका रीजन क्लियर करो। सो 2i कैन बी रिटन एज 0 to π/2 log sin x plus log cos x is called log sin x multiply cos x dx। सो i is equal to 1/2 मल्टीप्लाई 2 को इधर ले आया 0 to π/2 log 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, इसलिए करो क्योंकि ये साइन 2x बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है। सो i इज इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई 0 to π/2 log साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस लॉग 2 लिख सकते हैं इसको लॉग की प्रॉपर्टी से, log m/n इज इक्वल log m माइनस log n, ठीक है। सो अब देखो यहां पर हमारे पास दो इंटीग्रेशन मिला। पहला इंटीग्रेशन था 1/2 0 to π/2 log sin 2x dx एंड दूसरा इंटीग्रेशन है -1/2 log 2 इंटीग्रेशन 1 dx, और यहां पे लिमिट 0 to π/2। दो इंटीग्रेशन आ रहा है, कोई बात नहीं, दोनों को अलग अलग सोचेंगे। सेकेंड इंटीग्रेशन तो एक लाइन का है, फर्स्ट इंटीग्रेशन पे हमें सोचना पड़ेगा। यहां पर sin 2x आ रहा है, यदि ये sin x होता ना तो ये इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की तरह आ जाता, क्वेश्चन के फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, लेट 2x इज इक्वल टू टी, तो ये बन जाएगा 2 dx इज इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू 1/2 dt, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ log sin t dt, ठीक है। और लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, तो लिमिट क्या होगा x का 0 और ये पाई बन गया, -1/2 log 2 इंटीग्रेशन 1 dx 0 to π/2, ठीक है। अब यहां पे वेरिएबल चेंजिंग प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो। वेरिएबल चेंजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या था, देखो अपने नोटबुक में। प्रॉपर्टी 1 था कि इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx कैन ऑल्सो बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ a to b ft dt। तो आप यहाँ पे वेरिएबल चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हो, तो ये बन जाता है 0 to π log sin x dx। अब ये क्वेश्चन के इक्वल आ गया, क्वेश्चन को हम आई लिख सकते हैं, बट ये छोटा सा चैलेंज है। यहाँ पे चैलेंज ये है कि लिमिट चेंज हो गया, log 2 इसको इंटीग्रेट कर ही लेते हैं 0 to π/2। यहाँ पे एक छोटा सा चैलेंज हो गया, और चैलेंज क्या हो गया कि ये इंटीग्रेशन आई के इक्वल हो गया। आई क्या था, क्वेश्चन क्या था, आई, क्वेश्चन क्या था, आई, बट एक प्रॉब्लम क्या होगी कि लिमिट चेंज हो गया, लिमिट 0 to π बन गया। यदि 0 to π/2 होता तो इसको हम आई लिख देते और सीधा आंसर आ जाता। तो यहां पे हमें जरूरत पड़ेगी प्रॉपर्टी 6 की। अब आप अपने नोटबुक में प्रॉपर्टी 6 को देखिए। प्रॉपर्टी 6 था कि जहां पे f2a माइनस x पॉजिटिव है वहां पे 2 टाइम्स आएगा, और नेगेटिव है तो 0 आएगा। तो यहां पे आप देख रहे हो log sin पाई माइनस एक्स log sin x के इक्वल है, पॉजिटिव है तो 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। तो i इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 log sin x dx माइनस 1/2 log 2 π/2 माइनस 0, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहां पर क्या मिल गया, 0 to π/2। अब ये देखो 2/4 है ना, 2/4 को मैं क्या लिखता हूं 1/2। अब ये इंटीग्रेशन i के इक्वल आ गया। जो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखो ना क्या था, क्वेश्चन क्या था, i
तो अब ये आई के फॉर्म में आ गया, इसको हम आई लिख सकते हैं, और -1/2 log 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 2। मुझे आई ही पता करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई -1/2 आई इज इक्वल टू -π/4 log 2, और I -1/2 I can be written as 1/2 I is equal to -π/4 log 2. So I can be written as, finally it is -π/2 log 2. 2 कैंसिल हो गया, ठीक है जी। दिस इज द फाइनल आंसर। सो ये एक लेंदी क्वेश्चन था। प्रॉपर्टी 6 एक जगह पे यूज हुआ है, वहां पर जहां पे हमें लिमिट को चेंज करना पड़ा। लिमिट 0 to पाई था, मुझे π/2 चाहिए था, वहां पे हमने इसको लगाया। कई सारे डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे आप इंटीग्रेट करते चले जाते हो और फिर से क्वेश्चन ही रिपीट हो जाता है। उस सिचुएशन में उसको हम आई मान लेते हैं और आई को लेफ्ट साइड में लाते हैं, इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाती है। डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल थे वो हमने सब आपको बताया। प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल मैंने आपको बताया, ये हमारे पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। तो डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या कोई भी आपके पास रेफरेंस बुक है उसके ऊपर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, आप पहले इस वीडियो को बार बार देखिए, जो बात नहीं समझ में आता उसको रिवाइंड करके देखिए, नोट्स बनाइए और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। यदि आप डेफिनेट इंटीग्रल को पूरा कंप्लीट कर लेते हो तभी अगला चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रल। तो आप पहले इसका प्रैक्टिस करो, फिर ही अगला चैप्टर पे आओ, ठीक है जी। और जिन बच्चों को डेफिनेट इंटीग्रल और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप गूगल प्ले स्टोर से ऑनलाइन मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर लो, या आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और वहाँ से और ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर को आप कर पाओगे, ठीक है। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखो। यदि कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आ रही है या कोई ऐसा क्वेश्चन जो इस वीडियो को देखने के बाद आपसे नहीं हो रहा है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसके सॉल्यूशन आपको जल्दी देंगे।